सभी घर लौट पड़े। कबीर गाड़ी चला रहा था और राधा माँ उसके बाजू में बैठी थी। दोनों में कुछ बातें चल रही थीं। पीछे ऋषभ, निशा और तारा बैठे थे। निशा को खिड़की से बाहर नज़ारों को देखने में बिजी देख अब तारा ऋषभ को गुस्से से घूर रही थी। ऋषभ ने तारा की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा दी। ऋषभ शक भरी नजरों से तारा को देखते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तारा, यही देख रही हूं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। ऋषभ व्यंग्यात्मक लहजे में हल्के से हंसा। अच्छा, मुझे पागल समझा है? सच सच बताओ कि क्या खतरनाक प्लान चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ? तारा, कुछ भी तो नहीं। ऋषभ, कुछ तो चल रहा है, तभी तो तुम अपने कबीर को घूरना छोड़कर मुझे देख रही हो। तारा मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, सच बताऊं? ऋषभ, हाँ। तारा ने एक बार फिर कबीर, माँ और निशा को देखा कि किसी का ध्यान उनकी तरफ तो नहीं है। जब उसने रास्ता साफ देखा तो ऋषभ को गुस्से से घूरते हुए धीरे से बोली, क्या कहा था तुमने कबीर से कि किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऋषभ कुछ समझ पाता कि तारा ने उसकी बाजू पर बहुत जोर से चिकौटी काट दी। वह इस हमले के लिए तैयार नहीं था तो उसकी चीख निकल गई। अचानक हुई इस हरकत से बाकी तीनों चौंक उठे। कबीर ने जल्दी से गाड़ी एक तरफ रोकी। अगले ही पल कबीर, माँ और निशा ऋषभ को देख रहे थे। राधा माँ, क्या हुआ ऋषु? तारा डर गई कि कहीं ऋषभ उसका नाम ना ले दे। ऋषभ ने एक बार को तारा की तरफ देखा, फिर माँ की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं, वो चींटी ने काट दिया बड़े जोर से, लगता है जंगली थी। यह सुनकर राधा माँ और निशा हंसती। राधा माँ, तूने तो डरा ही दिया था। कबीर वापस गाड़ी चलाने लगा। कुछ वक्त बाद सभी घर पहुंच गए। सबसे पीछे कबीर की गाड़ी आई, जिसमें से राधा माँ, निशा और ऋषभ निकलकर घर के अंदर चले गए। कबीर गाड़ी के बाहर निकल वहीं खड़ा हो गया। तारा जब गाड़ी से निकल घर की तरफ चली कि कबीर ने उसे रोका। क्या हुआ था गाड़ी में? तारा अनजान बनते हुए बोली, क्या हुआ था? वह उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने को हुई कि कबीर ने उसे फिर टोका, ऐसे कैसे? सच सच बताओ कि कहीं तुमने ही तो कोई शरारत नहीं की थी ना ऋषभ के साथ? तारा भोलेपन के साथ बोली, शरारत? और मैं? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कबीर हल्के से मुस्कुराया, जैसे मैं जानता ही नहीं हूं तुम्हें। सच बताओ, क्या किया? तारा, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक चिकौटी काटी थी उसकी बाजू पर। कबीर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया, हल्के से या जोर से? तारा मुंह बनाते हुए बोली, जोर से। कबीर, क्यों भला? तारा, क्योंकि उसने मंदिर में तुम्हें कहा था कि तुम मेरी जगह किसी और से शादी कर लो। कबीर यह सुनकर चौंका, बस इतनी सी बात पर? तारा नाराज हो बोली, मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। कबीर, तो उसके कहने से क्या होता है? वो तो मजाक कर रहा था। तारा, और अगर सच में यह बात तुम्हारे दिमाग में आ गई होती तो फिर मेरा क्या होता? एक तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से मेरा घर बसा है, ऊपर से ये रावण हर वक्त आग लगाने को रहता है। कबीर यह सुनकर हंस दिया, तुम पागल हो। कहते हुए वह घर की तरफ चल पड़ा कि तारा ने उसकी बाजू पकड़ उसे जाने से रोक लिया और उसे देखते हुए सर्द आवाज में बोली, हाँ, तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ। तारा की इस हरकत से कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट अब गायब हो गई। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को खामोश से देखते रहे। फिर तारा अंदर घर की तरफ जाते हुए बोली, तुम फिर शर्मा रहे हो। कबीर से नजरें बचा वह मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। कबीर ने इधर उधर देखा कि किसी ने उसे यूं छिपते हुए तो नहीं देखा। सब सही पाकर उसने गहरी सांस ली। ये लड़की खुद तो पागल है ही, साथ में मुझे भी कर देगी। वह घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मौली, देव ऋषभ को ढूंढ रहे थे। मौली, कहाँ गया ये ऋषभ? आज से छोड़ना नहीं है। ऋषभ की सामत आती देख तारा भी उनके साथ हो गई। मंजीत ने जब ऋषभ के लिए चलाए गए
सर्च ऑपरेशन को देखा तो सोचा कि क्यों ना वह भी बहती गंगा में हाथ धो ले। वह भी तीनों के साथ हो लिया। अब चारों मिलकर ऋषभ को ढूंढने लगे। रोहन से खुद को ढूंढने की खबर पाकर ऋषभ समझ गया कि आज उसकी खैर नहीं। वह जल्दी से सभी से छिपकर राधा माँ के कमरे में जा पहुंचा। राधा माँ उस वक्त अंश के साथ उसके कमरे में खेल रही थीं। ऋषभ कमरे में छिपने की जगह ढूंढने लगा। उसकी नज़र बड़े से कबर्ड पर पड़ी तो वह जल्दी से उसके अंदर जा बैठा। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि वह वहाँ अकेला नहीं है। ऋषभ ने अपने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पहले से नमन छुपा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। ऋषभ, तू यहाँ क्या कर रहा है? नमन, मेरी छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ, अरे कुछ नहीं यार, देव और मौली वगैरह मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। नमन, क्यों? ऋषभ, कुछ नहीं, मैंने बस उन्हें हॉरर मूवी की टिकट दे दिए थे। नमन हंसने लगा। ऋषभ ने उसका मुंह बंद कर दिया। चुप हो जा, किसी ने सुन लिया तो यहीं आ जाएंगे। नमन ने हाँ में सिर हिलाया। ऋषभ ने अपना हाथ उसके मुंह से हटाया। नमन, वैसे हरकत तो आपने पिटने लायक ही की है। बेचारों को इंटरवल में ही उठना पड़ा होगा। ऋषभ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ज्यादा दिमाग मत लगा, समझा? हरकत तो तेरी भी कुछ पिटने वाली ही है, तभी तो यहाँ छिपा हुआ है। नमन, अरे भाई ज्यादा कुछ नहीं, वो मैंने मंदिर में मजाक में कह दिया था ना कि जख्म अभी ताज़ा है, तो मुग्धा मुझसे नाराज हो पीटने के लिए बोल रही थी, तो मैं यहाँ आकर छिप गया। ऋषभ अब सोच में डूब गया। नमन, क्या सोच रहे हो भाई? ऋषभ, यही कि अगर आज मुग्धा ने मुझे यहाँ पिटते देख लिया तो मेरी इज्जत का तो फालूदा बन जाएगा। आखिर हूं तो तेरा बड़ा भाई ना। एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग जगह छिपते हैं। मैं जाकर कहीं और छिप जाता हूँ। नमन, थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे हैं। ऋषभ कबर्ड से निकलकर आगे बढ़ जैसे ही कमरे से बाहर जाने को हुआ कि सामने से उसी ओर आते देव, मौली, तारा और मंजीत दिखे। यह देख वह लौटकर वापस नमन के साथ जाकर कबर्ड में बैठ गया। नमन, क्या हुआ भाई? ऋषभ, वो लोग इसी ओर आ रहे हैं। नमन सोचकर बोला, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप मेरी कर देना। वह जल्दी से कबर्ड से निकल सोफे पर बैठ गया। जैसे ही तारा, देव वगैरह उस कमरे में आए तो नमन खड़ा हो गया। मंजीत, तूने ऋषभ को देखा? नमन, नहीं तो, क्यों, क्या हुआ? मौली, आज उसकी क्लास लगानी है हमें। तारा, तुम्हें कहीं दिखे तो बताना। नमन, ओके। सभी वापस लौटने लगे कि देव रुका और नमन की तरफ शक भरी नजरों से बोला, तू सच कह रहा है ना कि तुझे नहीं पता ऋषभ कहाँ है? कबर्ड के अंदर बैठा ऋषभ बड़बड़ाया, इस देवदास का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। नमन, हाँ भाई, मुझे सच में नहीं पता। देव, उनके जाने के बाद ऋषभ बाहर निकल कर आया। यार नमन, तूने तो आज बचा लिया, थैंक यू। अब तू जाकर छिप जा, मैं जा रहा हूँ। अगर मुग्धा रास्ते में मिलेगी तो मैं उसे झूठ बोल दूंगा कि तू घर गया। नमन, ठीक है। वह जाकर कबर्ड में छिप गया। ऋषभ कमरे से बाहर की तरफ चला कि सामने से मुग्धा आती दिखी। ऋषभ को देखकर वह रुक गई और हल्के से मुस्कुरा दी। भाई, आपने नमन को देखा? मुझे कुछ काम था उनसे। ऋषभ ने एक बार कबर्ड की तरफ देखा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे हाँ, उसे तो मैंने घर जाते हुए देखा था। मुग्धा यह सुनकर उदास हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद नमन कबर्ड से ही बोला, भाई आफत टली क्या? तभी कबर्ड का दरवाजा खुला। नमन ने सामने देखा तो ऋषभ मुस्कुराते हुए खड़ा था। क्या बोल रहा था तू आज? नमन, यही कि आफत गई क्या? ऋषभ के चेहरे पर शरारती हंसी तैर गई। बेस्ट ऑफ लक। नमन, थैंक यू, पर ये किस लिए? ऋषभ, क्योंकि आफत गई नहीं बल्कि आई है। नमन, क्या मतलब? ऋषभ अब अपनी जगह से हटा तो नमन को उसके पीछे खड़ी मुग्धा दिखी, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। नमन हैरान सा उसे देखता रह गया। कुछ ही लम्हों में वह समझ गया
कि ऋषभ भाई ने उसे फंसा दिया और आज तो उसकी अच्छी खासी परेड निकलने वाली है। उसने ऋषभ की ओर देखा। धोखा किया आपने। ऋषभ हंस पड़ा और मुग्धा से बोला, तुम्हें जैसी खातिरदारी करनी है इसकी करो। मुग्धा थोड़ा असहज होकर बोली, भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके सामने कैसे? ऋषभ समझ गया कि मुग्धा उसके सामने नमन को मारने में हिचकिचा रही है। बस इतनी सी बात, मैं जा रहा हूं, तुम अपना काम शुरू करो। ऋषभ जाने को हुआ कि नमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, आप मुझे मुसीबत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। ऋषभ उससे अपना हाथ छुड़ाने लगा। अबे छोड़, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। वह जल्दी से कमरे से निकल गया। नमन पीछे से चिल्लाता रह गया, भाई मत जाओ। उसकी नज़र अब मुग्धा पर पड़ी, जो उसे गुस्से से देखे जा रही थी। ऋषभ कुछ कदम आगे बढ़ा था कि सामने से आते मंजीत ने उसे देख लिया। वह जोर से चीखा, देव जल्दी आ, रावण मिल गया। ऋषभ इधर उधर भागने को हुआ कि हर तरफ से देव, मौली और तारा सामने आ गए। ऋषभ के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। देव, अब कहाँ भागेगा रावण? तारा, मैं तो कहती हूँ आज की लंका में आग लगा ही देते हैं। मंजीत, बहुत मजा आएगा आज तो। साथियों, टूट पड़ो शिकार पर, आज ये बचकर जाने ना पाए। ऋषभ हंसा, इतना भी आसान नहीं है मुझ तक पहुंचना। सारे ऋषभ की तरफ बढ़े। बचने का कोई रास्ता ना पाकर ऋषभ आंगन की तरफ भाग गया। सभी अब उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे तैसे वह मौका पाकर आंगन से बाहर निकलने को हुआ कि सामने से नमन आ गया। आज तो आप गए भाई, मेरी क्लास लगवाई है ना, तो आप भी नहीं बचेंगे। नमन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन बाकी सभी आकर उसे मारते उससे पहले ही ऋषभ उससे खुद को छुड़ाकर भाग गया। उनकी धमा चौकड़ी का शोर सुन घर के बाकी लोग भी वहां आ गए और उनकी हरकतों पर हंसने लगे। राधा माँ ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये सब कब बड़े होंगे? अंश खुश होते हुए तालियां बजाने लगा। तारा, मौली हांफते हुए एक और आकर बैठ गईं। मौली, जब ये लड़का पकड़ में आ जाए तो बता देना, हमसे और नहीं भागा जाता। नमन, देव, मंजीत ऋषभ के पीछे अभी तक दौड़ रहे थे। रोहन ने जल्दी से बाहर की तरफ का दरवाजा खोला और ऋषभ से बोला, भाई इधर से। ऋषभ जल्दी से उस ओर भागा। बाकी तीनों उसके पीछे भागे कि कहीं आज ये बच ना जाए। मंजीत, जल्दी करो, ये रावण आज लक्ष्मण रेखा पार ना कर पाए। तारा हैरान सी रोहन को देखने लगी। छोटे? रोहन मुस्कुरा दिया और दरवाजे की तरफ देखते रहने का इशारा किया। ऋषभ जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला ही था कि सामने से आते कबीर से टकरा गया। कबीर ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भागा जा रहा है? ऋषभ, यार छोड़, सामने देख, कैसे राक्षसों की सेना मेरे पीछे पड़ी है। हाथ आ गया तो आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कबीर, पर तू तो रावण है ना, राक्षसों का राजा। ऋषभ, हाँ हूँ तो सही, लेकिन आज कमबख्त सारे बगावत पर उतर आए हैं। कबीर यह सुनकर हंस दिया। तभी देव, मौली, तारा, मंजीत और नमन वहां आ गए। कुछ दूर ही खड़ा रोहन यह सब देख हंसे जा रहा था। उन सभी को वहां देखकर ऋषभ जल्दी से कबीर के पीछे छिप गया। खबरदार, जो कोई मेरे पास आया तो। कबीर, रुक, पहले मुझे इससे बात तो करने दो कि इसने ऐसा किया क्या है। सब एक एक करके बोलो। देव, तो पूछ इससे, क्यों इसने वो हॉरर मूवी की टिकट दी थी? मौली, हाँ, इंटरवल में ही भागना पड़ा है मैं। तारा, सारा मूड खराब कर दिया, इसने पूरा प्लान किया था हमारा दिन खराब करने का। कबीर ने ऋषभ की तरफ देखा। बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, कांड तो तूने किया है ना? ऋषभ, क्या कांड किया मैंने? मैंने सोचा कि रोमांटिक मूवीज तो सभी देखते हैं, कुछ अलग हटके करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि हॉरर मूवीज बहुत पसंद है मुझे, तो इस बार तुम्हें अपने टेस्ट वाली मूवी दिखा देता हूँ। मुझे क्या पता था कि तुम लोग इतने डरपोक हो। कबीर, मैं डरपोक नहीं हूँ। तारा, और मैं भी नहीं। ऋषभ, हाँ तो ये देव मौली का पर्सनल प्रॉब्लम है ना? देव, तू पागल है, हॉरर मूवी। कबीर ने नमन की ओर देखा। तेरा क्या लफड़ा है? नमन ने माँ के कमरे का सारा किस्सा कह सुनाया।
आज मुझे कितनी डांट खानी पड़ी है इनकी वजह से, और एक थप्पड़ भी खाया पीठ पर, साथ में आंसू भी पोंछने पड़ गए बीवी के। सभी ने एक और खड़ी मुग्धा को हैरानी से देखा। मुग्धा हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। देव धीरे से बोला, यार ये लड़की तो बड़ी चंट है, परसों शादी और आज धुलाई। नमन, सही कहा भाई। ऋषभ कबीर के पीछे से बोला, अपनी गलती मुझ पर मत थोप। मंदिर में तूने जो डायलॉग चेपा था हादसे वाला, वो क्या मैंने बोला था कहने को? फिर आफत भी मैंने बुलवाया था तुझसे, है ना? वो बेचारी बहुत परेशान हो रही थी तो मैंने उसे तेरा पता बता दिया। नमन मुंह बनाकर खड़ा रह गया। कबीर ने मंजीत की तरफ देखा, और तेरे साथ क्या किया इसने? मंजीत सोच में पड़ गया। ऋषभ, बोलना। मंजीत, फिलहाल तो याद नहीं आ रहा, लेकिन कभी ना कभी तो कुछ बिगाड़ा होगा इसने। ऋषभ चौंका। तू बैल ही है सच में, वजह पता नहीं और मारने दौड़ रहा है। तारा, खबरदार कबीर, जो आज तुमने इसकी साइड ली तो। कबीर ने ऋषभ की तरफ देखा। वैसे तेरी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं, सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे भी फंसा दिया था ना तारा को झूठ बोलकर। ऋषभ कबीर से हाथ छुड़ाकर भागने को हुआ कि कबीर ने मजबूती से उसे पीछे से पकड़ लिया। ऋषभ, कबीर तू तो भाई है मेरा, छोड़ दे भाई। कबीर, भाई तो मैं नमन, देव और मंजीत का भी हूँ। उसने अब बाकी सब की तरफ देखा। ये ऋषु है, मेरा लाडला भाई, तो इसे कोई ऐसी सजा दो कि जरा भी तकलीफ ना हो इसे। देव और मंजीत ने एक दूसरे को देखा, समझ गए। ऋषभ कबीर से छूटने की कोशिश करने लगा। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, खबरदार तुम लोग मेरे पास भी आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को फिर। देव, नमन और मंजीत ने उसे पकड़ लिया और लगे गुदगुदी करने। ऋषभ का हंस हंस कर बुरा हाल था। कुछ वक्त बाद मौली और तारा की बारी आई। उन्होंने भी ऋषभ के बहुत गुदगुदी की। ऋषभ ने मौका पाकर कबीर से खुद को छुड़ा लिया और उसकी गुदगुदी करने लगा। मौली और तारा ने भी कबीर को पकड़ उसके साथ मस्ती शुरू कर दी। सारे अब एक साथ इकट्ठे हो गए। राधा माँ से लेकर अंश तक कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके गुदगुदी ना की गई हो। सभी अब आंगन में बैठकर हंसे जा रहे थे कि कबीर का फोन आया। वह उठकर एक ओर चला गया। कुछ वक्त बात करने के बाद कबीर वापस आया तो उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। मंजीत, क्या हुआ कबीरे, तू ऐसे उदास क्यों है? कबीर कुछ कहता कि उससे पहले ही ऋषभ बोला, लगता है हमारा बुलावा आ गया। कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। कल सुबह निकलना है। मैंने जय को भी बोल दिया है, वो दिल्ली से हमारे साथ चलेगा। नमन को 1 महीने की छुट्टी मिली है। सभी भाइयों के जाने की खबर सुन वहाँ के माहौल में खामोशी फैल गई। काफ़ी वक्त तक कोई कुछ नहीं बोला, सब उदास से बैठे रहे। आखिरकार साहिबा ने चुप्पी तोड़ी। वह नाराज सी बोली, यह भी कोई बात हुई भला? अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहते हैं। मौली उदास सी बोली, फिर कुछ दिनों की यादों के सहारे महीनों का इंतजार देकर चले जाते हैं। कहते हुए उसने देव की तरफ देखा। देव की नज़रों से उसकी आंखों की नमी छुपी ना रह सकी। कबीर की नज़र तारा पर पड़ी जो खामोशी से सिर झुकाए बैठी थी। निशा, क्या आप लोग कुछ दिन रुक नहीं सकते? कबीर, नहीं निशा, निकलना ही होगा। राधा माँ अपनी उदासी छिपाते हुए उठ खड़ी हुई। रात बहुत हो गई है, सुबह सबको निकलना भी है, इसलिए समय से सो जाओ। सभी अपने कमरे में चले गए। कबीर, मंजीत, देव, रोहन और ऋषभ राधा माँ के पास बैठे हुए थे। रोहन देव की गोद में सिर रखकर लेटा था तो कबीर माँ की गोद में। सभी बातों में मशगूल थे। रोहन, अब आप कब आओगे? मंजीत, देखते हैं। वैसे इस बार का भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो नमन की वजह से हमें कुछ वक्त मिल गया था। देव, ये अच्छा हुआ कि नमन को छुट्टी मिल गई, वो जल्दी से पूरी तरह ठीक भी हो जाएगा और अपने रोहन को एक भाई की कंपनी भी मिल जाएगी। राधा माँ सभी की बातें सुनते हुए कबीर के सिर को बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से सहला रही थीं। कबीर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। ऋषभ खामोश सा कबीर को देखे जा रहा था। कुछ समय बाद राधा माँ की नज़र उस पर पड़ी। क्या हुआ ऋषु, किस सोच में डूबा हुआ है? सभी उसकी तरफ देखने लगे। ऋषभ, माँ, आपको नहीं लगता कि काफ़ी देर हो गई है?
राधा माँ, हाँ सही कहा, चलो जाओ, सब सो जाओ। ऋषभ, मैं सोने की नहीं, कबीर की बात बोल रहा हूँ कि इसे बहुत टाइम हो गया है आपकी गोद में सिर रखकर लेटे हुए, अब मेरी बारी है। कबीर ने आंखें खोलकर ऋषभ की ओर देखा और उठ बैठा। तू कभी नहीं सुधर सकता। ऋषभ जल्दी से माँ की गोद में सिर रख लेट गया। सभी उसकी हरकत पर मुस्कुरा उठे। राधा माँ, रोहन की शादी की बात नमन की शादी की तैयारी की वजह से बीच में ही रुक गई थी। अब 1-2 दिन में मैं राशि के पापा को बुलाकर सारी बातें कर लूंगी। राशि का नाम सुनते ही ऋषभ सोच में पड़ गया कि कहीं है वही डॉक्टर राशि तो नहीं। अगर वही हुई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा इस घर में, क्योंकि एक तारा क्या पहले से कम है जो वो दूसरी भी यहाँ आ जाएगी। नहीं नहीं, ये वो राशि नहीं होगी। अरे दुनिया भर में कितनी राशि हैं, जरूरी थोड़े है कि ये वही हो। और उस राशि का हमारे यहाँ से क्या लेना देना। थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी को माँ ने अपने कमरे में भेज दिया। मौली कमरे में आ बैठी और रोने लगी। पीछे से देव वहां आया। नाराज हो? मौली ने अपने आंसू पोंछे। तुमने झूठ बोला। देव, क्या? मौली, तुमने तो कहा था कि तुम 2-3 दिन और रुकोगे। देव, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा था, अब क्या पता था कि ऐसे अचानक बुला लेंगे। मौली नाराज सी उठकर जाने लगी। देव, कहाँ जा रही हो? मौली, तुमसे मतलब? वह कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि देव की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह उसके लिए एक खूबसूरत सा गाना गुनगुना रहा था। मौली ने पीछे मुड़कर देव की तरफ देखा तो वह आंखों में नमी लिए खड़ा था। मौली अपनी सारी नाराजगी भूल आगे बढ़ देव के गले लग गई। देव, तुम्हें क्या लगता है हमारा मन नहीं करता अपने परिवार के साथ रहने का? करता है, बहुत करता है, लेकिन सबसे पहले हमारी ड्यूटी है और फिर मौली, फिर तुम्हारे साथी सोल्जर्स और आखिर में परिवार। पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। देव, तभी तो तुम मेरी समझदार बीवी हो। दोनों मुस्कुरा दिए। साहिबा अंश को सुलाकर उसके पास बैठी थी कि मंजीत भी वहां आ बैठा और साहिबा को देख मुस्कुराने लगा। साहिबा गुस्सा दिखाते हुए बोली, मुस्कुराने की तो कोई बात है नहीं, फिर तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि चलो इस साहिबा नाम की परेशानी से पीछा छूटा। मंजीत जोर से हंसा, फिर अंश की तरफ देख चुप हो गया कि कहीं वह जाग ना जाए। तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ? सच बता, भला ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चे के बचपन को ना जी पाने और उसे बड़ा होते ना देखने पर खुश होता होगा। मेरी मुस्कुराहट तो इस बात की है कि मेरे साथ ना होते हुए भी तू हमारे अंश को परवरिश कितने अच्छे से दे रही है, उसे एक अच्छा इंसान बना रही है। बस यही सोचकर टेंशन फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि एक तरह से तो तू ही इसकी माँ है और तू ही इसकी पिता। इतनी समझदार बीवी पाकर तो मैं हंसूंगा ही ना। साहिबा यह सुन मुस्कुरा दी। कबीर कमरे में आया। उसने देखा कि तारा चुपचाप अपने कबर्ड को सही कर रही थी। कबीर उसके पास आ गया। तारा, मैं कल जा रहा हूँ। तारा ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, हाँ सुना मैंने। कबीर, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? तारा, मेरे फर्क पड़ने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं मना करूंगी तो तुम नहीं जाओगे क्या? कबीर, तुम परेशान मत होना। तारा, तुम्हारी टेंशन तो हर वक्त की है। जब तुम लोग नहीं आते हो तो हर वक्त दिमाग में यही रहता है कि कब आओगे, और जब आते हो तो फिर दिमाग में ये टेंशन रहती है कि पता नहीं तुम्हें कब अचानक से बुला लिया जाएगा। बड़ा अजीब है ना, लेकिन है तो हकीकत ही। समझ नहीं आता कि तुम्हारे बिना एक एक लम्हा इतना लंबा कैसे लगता है, और तुम्हारे साथ घंटों का साथ भी एक ही लम्हे में गुजर जाता है। तारा कबीर से नजरें चुरा रही थी। वह समझ रहा था कि तारा उसे इग्नोर कर रही है। वह आगे बढ़ा और कबर्ड बंद कर तारा को पकड़ अपने साथ बैठा लिया। तारा दूसरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। काम तो करने दो कबीर। कबीर ने उसका चेहरा पकड़ अपनी तरफ किया। मेरी तरफ देखो तो सही। तारा मुस्कुराकर उसे देखने लगी। कहो। कबीर कुछ नहीं बोला,
वह खामोशी से उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है तारा। यह सुनते ही तारा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और दिल का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। कबीर ने उसे सीने से लगा लिया। यार बस रोया ही मत करो, मैं किसी भी अपने की आंखों में आंसू नहीं दे सकता, फिर तुम तो मेरी तारा हो। तारा रोते हुए बोली, क्यों करते हो तुम ऐसा? अभी तो तुम्हें जी भरकर देख भी नहीं पाई, न जाने कितनी बातें अधूरी रह गई हैं और तुम हो कि जा रहे हो। कबीर, इस बार 1-2 महीने की छुट्टी लेकर आऊँगा, तब आराम से तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। तारा, पता नहीं कब वो दिन आएगा। अगले दिन सुबह सारे दोस्त अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। जय एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को सारे दोस्त श्रीनगर पहुंच चुके थे। सुनी किसी काम से हॉस्पिटल गई थी, वह वापस क्वार्टर की ओर चल पड़ी। कुछ वक्त बाद उसे सामने ऋषभ खड़ा दिखाई दिया, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। सुनी के कदम ठिठक कर रुक गए। वह हैरान सी उसे देखने लगी। फिर उसे याद आया कि आजकल तो उसे वैसे ही सपनों में मेजर तूफान दिखते रहते हैं, लेकिन आज तो वह जागती आंखों से भी सपना देख रही है। वो यहाँ कहाँ से आ जाएंगे और ऐसे भला मुस्कुराने क्यों लगेंगे उसे देखकर? उन्होंने तो एक कॉल तक नहीं की मुझे। वह उसे इग्नोर कर आगे बढ़ चली। ऋषभ सुनी कि खुद को यूं नज़रअंदाज करने पर दंग रह गया। उसने इस बार सुनी को पुकारा, डॉक्टर सुनी, क्या हुआ? आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? सुनी सोचने लगी कि ऋषभ सर के सामने तो हम कभी बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इस सपने वाले ऋषभ सर पर हम अपना गुस्सा तो निकाल ही सकते हैं ना। वह अब नाराज सी ऋषभ के सामने आकर खड़ी हो गई। Bye.